नितिन जी, यूएस नंबर 1 चल रहा है वर्ल्ड में, जहाँ गाड़ी तेज़ चलाई जा सकती है। पाकिस्तान 44वें नंबर पे है, जहाँ गाड़ी तेज़ चलाई जा सकती है। भारत आज 127वें नंबर पे है, यहाँ आप गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते। जहाँ आपकी हाईवे बनाने की रफ्तार इतनी तेज़ चल रही है, गाड़ियों की रफ्तार क्यों नहीं तेज़ हो पा रही है? देखिए, वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है आज भी 11% पूरी दुनिया की जो डेथ है एक्सीडेंट के कारण हमारे देश में हो रही है। लेकिन जी, एक्सीडेंट के मामले में सिचुएशन है हमारा टेंस, कैसे दूर करेगी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आपका प्लान क्या है? तो पर कोई छोटा सा एक प्यारा सा बड़ा मीठा वाला आरोप लगता है कि आप ड्रीम मर्चेंट हैं। उड़ने वाली बस लाऊंगा, इथेनॉल से चलने वाली स्कूटर होने वाली है, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाऊंगा, नदियों में हवाई जहाज उतारूंगा। ऐसा तो नहीं है कहीं आप ओवर प्रॉमिस करते हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत हैं और अंडर डिलीवर होने के चक्कर में डेट के ट्रैप में फंस जाएंगे। टेस्ला आज के समय में लोगों को मोस्ट एडवांस ड्राइविंग एक्सपीरियंस देना चाहती है। आपने ऐसी ऐसी कंडीशन लगा दी कि वो बेचारा घुस नहीं पा रहा है। आपने जो है अपने डिसीजन पे लोगों को हैरानी होती है कि आपने ऐसा फैसला ले लिया, नहीं आने दूंगा, पहले तुमको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। द बड़ा भारत शो में आज आपका फिर से स्वागत है। ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हर बुधवार हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, भारत निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। गांव को शहरों से जोड़कर सपनों को रास्ता दिखाया है। अपनी हिम्मत से इन्होंने हौसलों का हाईवे बनाया है। हौसलों का हाईवे, इनकी सोच की रफ्तार को कोई नाप ना सके, ऐसा कोई स्पीडोमीटर नहीं। सफर से सफरिंग, जब सफर पर निकलते हो उसमें सफरिंग होती है, सफर से सफरिंग हटाने वाले हम सफर हैं। ये केवल एक लीडर नहीं, मिलने जा रहे हैं आज आपके से अ विजनरी रेवोल्यूशनरी। प्लीज वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे श्री नितिन गडकरी जी। नमस्कार। तो पहले तो सर, आपके स्वागत में मैं इतना मुस्कुराया इसलिए, इतना उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि नॉन पॉलिटिकल चर्चा आज आपसे करने वाला हूँ। और नॉर्मली अगर कोई पॉलिटिकल लीडर होता है तो हमारे सवाल थोड़े तीखे होते हैं। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आपसे तीखे सवाल कर नहीं पाता हूँ क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना अमेजिंग है। मीठा सवाल पहला है आपसे। आपको इंडिया हाईवे मैन माना जाता है और बाल ठाकरे आपको रोड करी बुलाते थे, गडकरी की जगह। और एक दिन में 12 किलोमीटर का हाईवे बनता था पहले, और आज मैंने सुना लगभग 38-40 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है एक दिन में। 70 साल में 96,000 किलोमीटर बना। पिछले 10 साल में 96,000 किलोमीटर आपने फिर बनाया। आपने एफिशिएंसी लाई। माना तो यही जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत टेक्निकल है, पर नितिन जी, पढ़ा था हमने, खासतौर से आपने पढ़ा था कॉमर्स और कानून। आपने पढ़ा था कॉमर्स और कानून, फिर कहाँ से आया हाईवे बनाने का जुनून? तो यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये हाईवे जुनून की तरह कैसे बनाते हैं आप? जुनून ऐसा हुआ है कि मैं जब मंत्री था, जब 95-2000 में, तो मुंबई में 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये प्रोजेक्ट बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। तब हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो पहले मंत्रिमंडल में नहीं था, बाद में मैं आया तो उनके पास 2 डिपार्टमेंट खाली थे, एक पावर का और एक रोड का। तो उन्होंने मुझे कहा, तुमको क्या चाहिए नितिन? मैंने बोला, आप जो देंगे वो काम करूँगा। बोले, ये इंद्रौन का उस समय पावर प्रोजेक्ट का लफड़ा चल रहा है, तो मुझे लगता है आप रोड का करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने, आप जो बोलोगे। तो रोड का दिया। मैं PW मिनिस्टर बना। काम करते करते समय एक दिन टीवी खरीदने के लिए गया, तो टीवी वालों ने, मैंने कुछ नाम नहीं बताया था मैं मंत्री हूँ करके, पर तो उसको पता चल गया कि मैं मंत्री हूँ। तो उसने कहा, अभी नया पीस नहीं है, नया पीस आने के बाद आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट पर टीवी खरीदना था। तो उसका नया पीस कभी आया ही नहीं, तो कारण समझ लो आप क्या है। तो फिर मुझे एक बार आया समझ में कि भाई टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है तो रोड, टनल और ब्रिज क्यों नहीं मिलेगा। वो आइडिया ने मुझे इंस्पायर किया और देश का पहला BOT PPP प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास मैंने बनाया। फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि सरकार में खूब समय लगता है, बाहर से पैसा लेना है तो फाइनेंस का अप्रूवल, इसका अप्रूवल। तो मैंने एक MSRDC करके संस्था बनाई, आज फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। उन्हें समृद्धि महामार्ग बनाया, तो मैं इसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। फिर मैंने तय किया तो वो संस्था बनाई, तो पैसे ही नहीं थे। रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। हाँ, मैंने, धीरू भाई बहुत नाराज हुए थे जी। तो मैं तब कहते, लोग हंसते थे मुझे कि वो 4 लोगों में लोएस्ट थे, उनको देना था। 3600 करोड़ का था, यानी आज का 40-50 हज़ार करोड़ का। और मैंने कहा, नहीं, हम बनाएंगे। आपने 2000 करोड़ उसमें बचा लिया। 1600 करोड़ में बना, 2000 करोड़ में 20,000 करोड़ बच गए।
और उस अनुभव से मुझे लगा कि वे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रोड, ब्रिजेस, टनल बन सकती है। एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट आपने किया, मैं वहाँ ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूँ। एक तो कुछ सारे नेता कुछ समय के बाद भूतपूर्व हो जाते हैं, आप मेरे लिए अभूतपूर्व हैं। क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी तारीफ पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है, ये तो पक्का है। उनमें से एक है जोजिला आपका टनल, ये जो है एशिया की सबसे लंबी 14.5 किलोमीटर की और 11,500 फीट की ऊंचाई पे श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ती है। और आप जानते हैं कि 3.5 घंटे को उन्होंने 15-20 मिनट का ड्राइव कर दिया। एक तीर से कई निशाने हो गए। मैं देखता हूँ कि आप लोगों को नेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी को लाभ हुआ, ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रेड को लाभ हुआ। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने में भी 5 साल लग जाते हैं। आप इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को 5 साल में बना रहे हैं। मेरे को आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी आज जाननी है, क्योंकि आप सोचो कि कई सीईओज देख रहे हैं, कई एमएसएमई एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, आपने एमएसएमई मिनिस्ट्री भी ड्राइव करी है। मैं जानना चाहता हूँ प्लानिंग कैसे करते हैं आप, दिक्कतें क्या आती हैं, फिक्स कैसे करते हैं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है। आज आप एक सीईओ कोच की भांति बताइए हमको। देखिए, पहली बात तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है और आप जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अध्ययन करके ये स्टोरी एक बार नए एमबीए स्टूडेंट को बतानी चाहिए। ये जोजिला टनल का 4 बार टेंडर हुआ। अब ये टनल पहली बार निकली, दूसरे बार निकली, बीओटी में निकली, हर बार ऑब्जेक्शन आए, 4 बार रिजेक्ट हुई। फिर मेरे पास 5वीं बार फाइल आई तो इसकी कीमत आई 12,000 करोड़। तो मुझे लगा इतना क्यों लग रहा पैसा, इसको कम होना चाहिए। तो दिल्ली में एक एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने एक 3-4 महीने 6 महीने काम किया, वर्कशॉप हुए, ये हुए। और मैंने एक मेरे एडवाइज़र करके धर्माधिकारी करके हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी थे, रिटायर्ड हो गए, तो उनको कहा मेरे साथ काम करो। और वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत टनल बनाई, मुंबई पुणे हाईवे पे बनाई, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट उनने बनाया था। मेरा बड़ा उनका विश्वास था उनके ऊपर, और उन्होंने वो भी जोड़ दिए, फिर हमारे अधिकारी जोड़े, सब ने मेहनत की। मैंने कहा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करना है। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, मैंने खुद इंटरेस्ट लिया। हमारे लोगों ने मेहनत की, सब ने, कोई मेरे अकेले के कारण नहीं हुआ। और आपको ताज्जुब होगा, वो सब टेक्नोलॉजी ये वो करके हमने टेंडर निकाला। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। यानी 12,000 करोड़ की टनल अब 5,600 करोड़ में बन रही है। करीब 55 to 60% काम हो गया है। अगले 1.5-2 साल में काम पूरा होगा। और जहाँ 4.5 घंटे लगते थे, वहाँ कम से कम 4.5 नहीं 6 से 7 घंटे लगते होंगे, क्योंकि वो बहुत कठिन है। ट्रैफिक जाम ही रहता था, वहाँ लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। वहाँ अब 20 मिनट में लोग निकल जाएंगे, 20-25 मिनट। बहुत बधाई, 6,000 करोड़ आपने बचाए। नॉर्मली किसी मिनिस्टर से मिलते हैं तो मन में रहता है पता नहीं कितने पैसे बेकार हो गए। अब मैं देखो, एक तो ये है, आप एक मूवी आई थी RRR, आपने नाम सुना होगा। आप भी हमारे देश के RRR हैं, है नहीं? रोड रिफॉर्म और रिकॉर्ड, जो कई रिकॉर्ड आपने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मैंने सुना आपने रिकॉर्ड बनाया, 4 लेन का 2.5 किलोमीटर आपने जो है 1 दिन में बना दिया। मैंने सुना 75 किलोमीटर का कंक्रीट रोड आपने 5 दिन में तैयार कर दिया। 100 घंटे में आपने 50 किलोमीटर का सड़क बना दिया, चारकोल डालने का रिकॉर्ड बनाया। हमने भी 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, तो मैं थोड़ी अपनी भी तारीफ़ कर लेता हूँ बीच बीच में। आपने जो एक कमाल का काम किया, इसके लिए बहुत तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन एक आपसे प्रश्न भी है, पेट्रोलियम के डिलेड प्रोजेक्ट 86 हैं। अगर रेलवेज के देखें 115 है, पर हाईवेज के अगर हम देखते हैं 402 प्रोजेक्ट इस समय डिले चल रहे हैं। और रिकॉर्ड के चक्कर में आप हमारे एफिशिएंट मिनिस्टर हैं, कहीं रफ्तार कम तो नहीं हो रही है। तो ये 402 जो प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये प्रोजेक्ट डिले नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट देने में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में भी 6-6, 8-8 महीने लगते हैं। अभी एक छोटा सा बल्ब भी नहीं लगाया उसने, तो भी उसको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कभी फॉरेस्ट के कारण छोटा अटक जाता है, कोई रेलवे के कारण अटकता है, कोई थोड़ा अतिक्रमण है, कोई कोर्ट के केस में एक छोटा सा पार्ट फंस जाता है। तो मैंने इसका रिव्यू किया है। इसमें से सीरियसली प्रॉब्लम के प्रोजेक्ट 100 के अंदर है, और बाकी प्रोजेक्ट वो अभी वो व्याख्या हमको बदलनी पड़ेगी, तो वो उसमें से वो कम हो जाएंगे। मैं जब मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो विरासत में हमको मिले। और उसको दूर करने के लिए मैं मेरे ऑफिस में नीचे में एक हॉल था, रात को 12-12 बजे तक कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिसर्स और बैंकर्स और हम सब लोग वैसे बैठते थे। मैं आपको इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर रिप्लेस किए और कुछ टर्मिनेट भी किए,
जो कुछ भी करके नहीं हो सकता था वो टर्मिनेट किया। और निश्चित रूप से आज परिस्थिति ऐसी है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि करते करते कोई कोर्ट में जाता है, कोई स्टे लाता है, किसी का पेट्रोल पंप होता है, किसी के अतिक्रमण होते हैं। अब हर व्यक्ति को अधिकार होता है। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना। पर मैं ये देख रहा हूँ IMF ने एक रिपोर्ट लेकर के आया 2022 में, वो कहता है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट रैंकिंग। नितिन जी, US नंबर 1 चल रहा है वर्ल्ड में, जहाँ गाड़ी तेज़ चलाई जा सकती है। पाकिस्तान 44वें नंबर पे है, जहाँ गाड़ी तेज़ चलाई जा सकती है। भारत आज 127वें नंबर पे है, यहाँ आप गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते। जहाँ आपकी हाईवे बनाने की रफ्तार इतनी तेज़ चल रही है, गाड़ियों की रफ्तार क्यों नहीं तेज़ हो पा रही है? देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, ये बड़ा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल विषय है। एक AG ऑफिस में बड़े डायरेक्टर थे, तो एक बार नागपुर में मेरी मुलाकात हुई। बोला, गडकरी जी, मैं आपका बड़ा एडमायर हूँ, पर इस देश के एक्सीडेंट के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों हुआ? बोले, आप रोड अच्छे बना रहे हैं, इसके कारण एक्सीडेंट हो रहे, स्पीड बढ़ रही है। तो मैंने बोला, आप मुझे सुझाव दो, मैं खोदने का काम करूँ क्या? एक एक रोड पे गड्ढे बनाता हूँ ताकि गाड़ी भी ऐसी 10 किलोमीटर की स्पीड से जाए। पहली बात तो ऐसी है कि देश में अब अभी तक स्पीड के बारे में हमारे डिपार्टमेंट में भी कंट्रोवर्सी थी। सेक्रेटरी एक कहते थे, मैं कहता था, DG दूसरा कहता था। अब हमने तय किया है, मैंने सब स्टेट ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया और उनकी मीटिंग बुलाई विज्ञान भवन में, और सब इस विषय पर चर्चा करके अब तय किया कि एक्सिस कंट्रोल 8 लेन 10 लेन रोड होगा दिल्ली मुंबई जैसा, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अभी विचार है कि 140 तक स्पीड जा सकेगी। नहीं, इसमें मैंने एक बात भी सुनी है भैया आपकी, कहीं आपने बोला था पीछे, आपने कहा रोड बनाकर देखो, इंडिया को आपने एक नया रोड मैप दिया, खूब रोड बना रहे हैं हम। आपने ये भी कहा 2024 तक अमेरिका के बराबर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका। लेकिन वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है आज भी 11% पूरी दुनिया की जो डेथ है एक्सीडेंट के कारण हमारे देश में हो रही है, खूब डेथ हो रही है। लेन ड्राइविंग लोग फॉलो नहीं कर रहे, ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, खूब रोड रेज करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक्सीडेंट होता है आपस में। रेड लाइट जंप करना तो आम बात हो गया है। और अगर आ भी जाए कोई सिपाही तो बड़े इनोवेटिव तरीके से एक छोटी सी किताब में डाल करके उसको कुछ प्रसाद दे दिया जाता है, जिसके बाद वो भी लौट जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसके जवाब में, आपने बोला मैं AI इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के आ रहा हूँ, 50% रोड एक्सीडेंट में 2024 तक खत्म कर दूंगा, 0% कर दूंगा 2030 तक। नितिन जी, एक्सीडेंट के मामले में सिचुएशन है हमारा टेंस, कैसे दूर करेगी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आपका प्लान क्या है? देखिए, अभी हमने एक तो रोड सेफ्टी के बारे में नया रूल मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स बढ़ा लबे की है, 16 अच्छे डिसीजन लिए। अभी लाइसेंस के लिए आपको जाना, परमिट भी अभी आपको घर में मिलेगा, सब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लाई, काफ़ी बदल किए, करप्शन कम करने की कोशिश की। कठिनाई है क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग चाहिए। स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, गाड़ियों के रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार किया। अभी 4 बाग थे तो 6 बाग के बारे में हम विचार, तो अनेक बातें ऐसी की कि जिससे हम लोगों की जान की रक्षा कैसे करें, और उसमें मॉडल भी बदल गए। अभी स्टार रेटिंग आ गया, बस की बॉडी बनते, देखो ऐसी घटिया बॉडी हमारे यहाँ कि एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। अब मैंने 2 बार ये तुम्हारे पंजाब हरियाणा में हथौड़ा लिया और बस बॉडी बनना शुरू। अब वो 2 बार 3 बार मैंने भी गरीब है भाई, काम कर रहे हैं, उनको ये किया। अभी मैंने कहा नहीं, लोग मर रहे हैं। अब वर्ल्ड में जैसे बसें से वो बनेगी, ट्रक के ऊपर वो टारपोलिन का ये कवर करके बंद करके जाना पड़ेगा, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे बहुत सी बातें ऐसी है कि हम सुधार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे, कुछ हुए भी, उसके बावजूद भी सच्चाई है कि हम बहुत ज़्यादा इसको रोक अभी सफल नहीं हो पाए। आई लव योर ऑनेस्टी। दूसरी बात आपको एक बताता हूँ, अब रोड भी पूरे बने नहीं। अभी दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, इसको और 1-1.5 साल लगेगा। अभी तो आप देख रहे, वो तो न्यूज़ रील है, असली फिल्म शुरू होना और बाकी है। बहुत खूब, बहुत मोदी जी के नेतृत्व में हम जो काम कर रहे हैं और जो अभी आने वाले समय में पूरे होंगे, 2024 के पहले हम अमेरिका के जो रोड्स है उसके स्टैंडर्ड्स के बराबर होंगे, ऐसा हमारा उद्दिष्ट है, और हम निश्चित रूप में इसमें कामयाब होंगे। आपको एक ही बात बताऊं, आप बिहार जाओ, यूपी जाओ, अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, नागालैंड जाओ, कश्मीर जाओ, कहीं भी जाओ और किसी को भी पूछो, आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ने कहेगा रोड बहुत। पर अब ये बंद रहे हैं, ये पूरे होंगे, और ये पूरे होने के बाद फिर इसका इम्पैक्ट मिलेगा।
मैंने सुना तिरुपति से आप 5 ट्रक कटे हुए बाल मंगाते हैं, उसका क्या करते हैं? एक मैंने सुना कि आपने कहा कि दिल्ली के आसपास 3 कूड़े के पहाड़ आप खत्म कर देंगे। आपने तो एक बार अपने पत्नी के पिताजी का घर भी तोड़वा दिया था, तो जब वो तोड़वाया था तो क्या उस रात घर में खाना मिला था या स्ट्रीट फूड खाना पड़ा? क्या आगे चल के फ्यूचर में आप अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देखते हैं? एक मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है जो आपने एग्जीक्यूट किया अभी, जिससे मुझे खुशी भी बहुत हुई। मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, उससे एग्जीक्यूशन टिप्स लेने हैं मुझे आपसे। कैप्चरिंग द इनकन्वीनियंस, बड़ी इनकन्वीनियंस उसको कैप्चर करो, उसको कन्वीनियंस में कन्वर्ट करो, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का तरीका है। आपने मेट्रो नॉन मेट्रो में काम किया, लेकिन ई रिक्शा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इन ह्यूमन प्रैक्टिस ख़त्म करी, ज़ीरो एमिशन हुआ, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्ड हुआ और लोगों का समय बचा। अब 1 करोड़ में से 90% ई रिक्शा वाले मैंने सुना है कि ई रिक्शा पे मूव कर गए हैं। अभी भी 10% रह गए हैं जो पुराने वाली रिक्शा चला रहे हैं। अभी नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते दिखते क्या आपको? कोई दिल्ली नहीं दिखते, मैं 90% बोल रहा हूँ। एक आधे बार वो पुरानी दिल्ली में एक आधे बार दिखते होंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, उसमें उनकी 300% रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ। पहले वो कम कमा रहे थे, अब ज़्यादा कमा रहे। तो लोहिया जी, उनके सपनों को आपने सच करके दिखाया। जब गरीब के हाथ में ई रिक्शा आया, ये जो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, इसको कन्विक्शन और क्लैरिटी के साथ आपने एग्जीक्यूट किया, कंक्लूजन तक पहुंचाया। मैं आज सीईओज को एग्जीक्यूशन टिप देना चाहता हूं। मैं थोड़ा पॉलिटिकल आज चर्चा नहीं करूंगा, लोग मत सोचिए मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, प्लीज़ आपको सबको बोल देता हूं। मेरे को एग्जीक्यूशन टिप्स लेने एक ऐसे मिनिस्टर से जिसने सड़क पर जा करके एग्जीक्यूशन ला के दिखाया है। तो मेरे को आप आज एंटरप्रेन्योर आपसे सीखना चाहे तो क्या सिखाएंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि ई रिक्शा की जो कीमत थी वो कम होनी चाहिए, तो मैंने अलाउ किया, उसका एक्ट बनाया। वो पहले तो ऑटो रिक्शा वाले, बाकी वाले इसका विरोध कर रहे थे। फिर ये ई रिक्शा बनाने की शुरुआत हुई तो एक्सेल बजाज का मिला, ये टायर के ये हीरो का बाजार में लोगों ने, होशियार तो है दिल्ली में माल बनाने में सब, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग मटेरियल लाके वो बना दिया। तो कंपनियों ने ऑब्जेक्शंस लिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, मेरे को स्टॉप कर दिया, स्टे दिया। तब मैं एक आर्गूमेंट मैंने हमारे एडवोकेट को कहा था कि महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है कि जब तुम कोई निर्णय गरीबों के हित में करते हो, गरीबों को न्याय करने के लिए करते हो, तुमको अगर कानून तोड़ना होगा तो जरूर तोड़ो। ये भले हो गए इनके पार्ट्स, कोई इनकी बपोती थोड़ी है। उन्हीं ISI स्टैंडर्ड के उसको जोड़कर अगर वो रिक्शा बनाते हैं तो गरीब के लिए है। अगर मैं इसको इसको करूँ तो वो आज 80,000 की रिक्शा 1.5 लाख 2 लाख की होगी, तो गरीब कहाँ से देगा, वो कहाँ से कमाएगा? और ये ई कार्ट और ई रिक्शा है, कोई भी मार्केट का स्टैंडर्ड ISI का पार्ट यूज़ करके बना सकता है, इस कंपनी का माल वापर सकता है जो मार्केट में है। और मैंने उसके बारे में टेस्टिंग सिस्टम की, सिंपल किया, लाइसेंस। अभी मैंने दिव्यांगों को ई रिक्शा का लाइसेंस देने के लिए नियम शिथिल कर दिया। मैंने कहा एक ही देखो कि उसकी आंखों की साइड क्या है, उसको जज करो। हाथ पैर टूटे होंगे करके, पर आँख अच्छे है ना, उसको लाइसेंस क्यों नहीं देते हो? महिलाओं को लाइसेंस दो। अभी नागपुर में मैं 100 रिक्शा को बांट रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये रोजगार का साधन है। आप एफिशिएंट मिनिस्टर है। फंड्स की दिक्कत आई तो आप चाहे सागरमाला हो या आपका भारतमाला प्रोजेक्ट है और आपका या पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है, इन सब के लिए आपने एक फंड शुरू किया जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 8% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर को मिल जाता है। 8,000 करोड़ रुपए आपने अक्टूबर 2022 में मैंने सुना आपने रेज किया। पीछे आपने बता ही दिया कि आपने MSRDC को रिलायंस वाला प्रोजेक्ट लेके दे दिया, वहाँ आपने 1600 करोड़ रुपए देश का बचाया। पर ये करते वक्त एंटरप्रेन्योरशिप एक तरफ है, आप काम किससे करा रहे हैं? ब्यूरोक्रेट से करा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट के साथ काम करते वक्त प्रोसीजरल डिविएशन है, वॉचडॉग्स हैं, CAG है, CVC है, CBI है, सब सवाल करते हैं, सब काम रोकते हैं, सब ब्यूरोक्रेट रोकते हैं। बाबू लोगों से काम कैसे कराते हैं, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? और अगर आप कराते हैं तो क्या एग्जीक्यूशन आइडिया है? मैं ओपन दरबार भराता हूँ और सेक्रेटरी को बोलता हूँ आप भी आओ, ये प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व करना। अधिकारी को पूछता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को पूछता हूँ, बैंकर को पूछता हूँ। मैंने कोई निर्णय, मेरे कॉन्शियस ने जब कहा कि भाई ऐसा ऐसा ये मार्ग है, तो मैं बताता हूँ। फिर मैंने, हमारे एक सेक्रेटरी थे, हरियाणा के थे, कैडर के, मलिक साहब, युद्धवीर मलिक, बहुत अच्छे अधिकारी थे मेरे, उनके बहुत अच्छे फैमिली संबंध है। 1-2 बार वो भी डेयर डेविल थे, उन्होंने फाइल पर निर्णय कर लिया। तो मैंने उनको कहा कि मलिक साहब एक बात सुझाव देता हूँ, आपकी इंटीग्रिटी और ईमानदारी पर मैं विश्वास रखता हूँ। कोई ऑडिट निकालेगा, आपको ऑब्जेक्शन लेगा, आप पंचायत भराइए और सबके सामने मार्ग निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए और मिनट्स रिकॉर्ड करिए, फिर करिए, ताकि कोई आरोप नहीं कर सकेगा। तो पहली बात तो एक है कि
हमारे यहाँ हमने ट्रांसपेरेंसी से सब काम किया, हमारे नियत में कोई खराबी नहीं, कोई पैसे देगा और हमसे काम करवाएगा ये नहीं हुआ। कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है जब किसी ब्यूरोक्रेट के साथ आप अड़ गए हों, लड़ गए हों, बड़ा फंस गया और काम ही रुक गया? मैं नाराज़ भी होता हूँ। मैंने हमारी NHI की बिल्डिंग जब हुई थी तो उसको 100-150 करोड़ की बिल्डिंग 460 करोड़ में बनी और 1.25 साल के होने के बाद 4.5-5 साल लगे। तो मैंने एक भाषण दिया था, मुझे यूट्यूब पर खूब चला वर्ल्ड में, तो मैंने खूब कहा उनको। अभी एक जगह परसों एक जगह रोड साइड एमिनिटीज़ बनी, तो मैंने अधिकारी को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मूतना चाहिए सामने और फ़ोटो निकाल के देना चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि डिज़ाइन ही गलत था। तो कभी कभी उसको सुधारो, ये अच्छा नहीं है। क्वालिटी, मुझे हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई छोटा सा एक प्यारा सा बड़ा मीठा वाला आरोप लगता है कि आप ड्रीम मर्चेंट हैं, ड्रीम मर्चेंट, आप सपनों के सौदागर हैं। आप हाई क्लेम करते हैं टेक्नोलॉजी पे, उड़ने वाली बस लाऊंगा, इथेनॉल से चलने वाली स्कूटर होने वाली है, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाऊंगा, नदियों में हवाई जहाज उतारूंगा। एक TMC के सांसद ने आपको बड़ा जोर से बोला, ये सपनों का सौदागर जरूर से ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आज डेट मैं देखता हूँ 14 गुना बढ़ गया है पिछले 8 सालों में, 2014 से लेके 2022 तक। ऐसा तो नहीं है कहीं आप ओवर प्रॉमिस करते हैं लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत हैं और अंडर डिलीवर होने के चक्कर में डेट के ट्रैप में फंस जाएंगे? क्या लगता है? पहली बात तो ऐसी है जिसका मैं आपको जवाब, मैं सपनों का सौदागर नहीं हूँ। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करता उस नेता की जनता पिटाई करती है, और जो दिखाए हुए सपनों को पूरा करता है जनता उसको साथ देती है। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, और मैंने उस समय पार्लियामेंट में जिसने पूछा था उसको भी जवाब दिया था। मैंने हवाई जहाज़ की बात की थी, हवाई जहाज़ लाया, मुंबई के समुद्र में मैं बैठकर एविएशन मंत्री के साथ उतरा, टेस्ट होगी, बाद में मोदी जी बैठे, चालू हुआ। अब वो देश में एक कंपनी 100 हवाई जहाज MPBS सी प्लेन खरीद रही है, जैसे मालदीव में उतरता है। हाँ, तो अभी वो आ रही। आपने जो दूसरी 2-3 बातें कही, अभी कुछ बातें इन प्रोसेस में हैं, तो जैसे आपको आप फिर से बताइए और क्या है तो मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं, एक तो आप इथेनॉल से चलने वाले स्कूटर की आपको बात बता, कर रहे हैं। आप सुन लो, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी, हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग होने के बाद तुम बैठो और घूम के आओ, तुम आंखों से देख लोगे। तो आज हाइड्रोजन गाड़ी सामने है। इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की स्कूटर बजाज ने बनाई, TVS ने बनाई, हीरो ने बनाई, बाजार में है। उड़ने वाली बस की क्या कहानी? उड़ने वाली बस मैं बना रहा हूँ, वो ऐसी है कि 200 सीटर डबल डेकर बस और रोपवे हवा में ऐसी जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। वो बेंगलोर के लिए उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और अभी हम 1,25,000 करोड़ की 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे देश में बना रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ को बना रहे, सब जगह बना रहे, और अनेक जगह का। से मुझे याद आया, मैंने सुना तिरुपति से आप 5 ट्रक कटे हुए बाल मंगाते हैं, उसका क्या करते हैं? वो क्या है कि एम्यूनो एसिड बनाते हैं, और एम्यूनो एसिड ये प्लांट बूस्टर है। ये मेरा नहीं है, मुझे एक ने बताया, मैंने ट्रायल किया, अच्छा लगा। फिर मुझे लगा नागपुर बहुत बड़ा शहर है तो बाल तो मिल जाएंगे। 1 महीना भर ढूंढने के बाद 30 किलो मिले, सब हेयर कटिंग सैलून पार्लर में। तब लगा बाल बहुत हल्के होते हैं। फिर मैं तिरुपति से लाता हूँ, एम्यूनो एसिड बनाता हूँ, एम्यूनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाता हूँ, और इतना प्लांट बूस्टर अच्छा है। अब एक बॉटल आपके यहाँ वापर के देखो, एकदम फ्लरिश होती है, वो बढ़ता है। अभी मैं ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहा हूँ। मेरे यहाँ गन्ना 1 एकड़ में 85 टन हुआ, मेरी पत्नी खेती देखती है, और अभी स्प्रेइंग पूरा ड्रोन से हुआ। अभी 3,000 एकड़ मेरे शुगर फैक्ट्री के एरिया में ड्रोन से स्प्रेइंग हुआ। और अभी लिक्विड फर्टिलाइजर को लाकर, मैं इनोवेशन और रिसर्च को 2 चीज़ें अक्सर कहता हूँ, इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को अपने पास होगी तो अपनी लो, दुनिया में होगी तो दुनिया से लाओ। और दूसरी बात मेरी फिलॉसफी है कि कोई व्यक्ति भी वेस्ट नहीं है और कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं, नो वन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और मुझे विश्वास है, मैं 7 साल पहले नागपुर शहर का मैं सांसद हूँ, मैंने एक प्रपोजल लाया कि टॉयलेट का पानी साफ करके बेचेंगे। मुझे हंसने लगे लोग। आज हम 7 साल से पानी बेच रहे हैं,
300 करोड़ हमको साल के मिल रहे हैं। हम महाराष्ट्र सरकार के पावर जनरेशन कंपनी को देते हैं और पानी, टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ मिलते हैं। बहुत खूब। ये वेस्ट इनटू वेल्थ के सारे प्लान। एक मैंने सुना कि आपने कहा कि दिल्ली के आसपास 3 कूड़े के पहाड़ आप खत्म कर देंगे। कर देंगे। पानीपत से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे में आपने 20 लाख टन कूड़ा इस्तेमाल किया। ये UR2 जो है, मैंने अभी जिसका उल्लेख किया था आपको कि ये चंडीगढ़ से आते समय ये दिल्ली का रिंग रोड है, इसमें 20 लाख टन कचरा अंदर डाला है। आपने अहमदाबाद में भी, डोलेरो अहमदाबाद में 20 लाख टन डाला। और मैं अभी एक पॉलिसी बना रहा हूँ कि सब देश में जितनी म्यूनिसिपल वेस्ट है वो अंदर डालो इसमें कचरे में, तो उसमें इन्वायरमेंट बचेगी। कि पराली का झगड़ा कब खत्म हो जाएगा? सर रहेगी नहीं सर पराली। अभी 135 प्रोजेक्ट, 5 टन पराली से 1 टन बायो CNG या बायो LNG बनता है। वो प्रोजेक्ट शुरू है, 28 चालू हो गए। इससे पोल्यूशन पर इम्पैक्ट आएगा। आपको मैं आज बताता हूँ, आप मेरी याद रखना। आज जैसे ये जो राइस अपना ये जो है ना फ्लैश पावर प्लांट की, एक समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पावर प्लांट अपने पैसे से पहुंचा के देगा ट्रांसपोर्ट का। अब झगड़े हैं, हमारे काम इसलिए अटके हुए कि हरियाणा सरकार फ्लैश नहीं दे रही, पैसे मांग रही उसकी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पराली है 5 साल के अंदर पराली के झगड़े होंगे। पराली से CNG बनेगा, पराली से इथेनॉल बनेगा, पराली से बिटुमेन बनेगा और ऐसे हजारों उद्योग गांव-गांव में बसेंगे। मैं सबको फिर से याद दिला देता हूँ, पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है। आप ज़रूर एक सम्मानित पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, मेरी चर्चा हो रही है अब आपसे टोल प्लाजा पे। 2019 में 8 मिनट लगते थे। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ आपसे मिलने के लिए, और कहीं आज बिजनेस टिप्स लेके जा रहा हूँ आपसे। 2021 में 47 सेकंड हो गया, 8 मिनट का। टोल की प्रॉब्लम पे दिया आपने अटेंशन। अब 47 मिनट का 10 सेकंड होगा। 47, अच्छा। सैटेलाइट बेस GPS सिस्टम लगाने की बात है, अभी काम शुरू है। मैंने सुना है 2023 तक आप अंत कर देंगे, टोल प्लाजा रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? टोल रहेगा सर, पैसा देना पड़ेगा, इसका गलत अर्थ निकलता है। केवल टोल नाके नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, कोई अड़ाएगा नहीं। आपकी गाड़ी जाएगी, सामने एक इलेक्ट्रॉनिक का चिप रहेगी, वो या GPS सिस्टम होगी, वो बराबर ट्रैक करेगी आप कहाँ से आए, कहाँ से गए, और नंबर प्लेट का फोटो होकर उस पर भी आ जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से जितना किलोमीटर आपने यूज़ किया उतना पैसा कट जाएगा। और वेटिंग टाइम नहीं के बराबर, 10 सेकंड होगा, 5 सेकंड होगा। रखना थोड़ी स्पीड कम करना, और एक कैमरा कितनी भी स्पीड में होगा तो इमेज कैच कर लेगा। अच्छा, एक समस्या भी मैं देखता हूँ, आपकी छवि एक टेक राजनेता की तरह है, बिल्कुल टेक सेवी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े टेक इनोवेटर इलॉन मस्क, उनको आप भारत में घुसने नहीं दे रहे हैं। टेस्ला आज के समय में लोगों को मोस्ट एडवांस ड्राइविंग एक्सपीरियंस देना चाहती है। आपने ऐसी ऐसी कंडीशन लगा दी कि वो बेचारा घुस नहीं पा रहा है। आप अगर एप्पल का एग्जांपल देखो, भाई उसने भी टेस्ट किया, वो भी आया, बाद में अपना प्लांट लगाया। आज मैं समझता हूँ 2026 तक दुनिया का 50% आईफोन भारत में बनने वाला है, लिटिल मोर देन चाइना। अगर टेस्ला भी आ जाए और उसकी शुरुआती कम से कम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनी इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी, पायलट भी करेगा। आपने जो है अपने डिसीजन पे लोगों को हैरानी होती है कि आपने ऐसा फैसला ले लिया, नहीं आने दूंगा, पहले तुमको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। देखो, पहली बात तो आप समझ लो, वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा नंबर 4था था, अब हमारा 3रा हुआ है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर USA, तीसरे नंबर पर इंडिया और चौथे नंबर पर जापान हुआ है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, उसमें 50% एक्सपोर्ट है। वर्ल्ड के पूरे ब्रांड हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उसका मंत्री हूँ, और ये इंडस्ट्री को 5 साल में 15 लाख करोड़ की करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अब इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, इक्विपमेंट, मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन, सब भारत ये वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर 5 साल में बनाना है। टेस्ला को क्यों नहीं आने दे रहे? सर, पहली बात ऐसी है कि टेस्ला का स्वागत है, वो आए। उन्होंने जो कहा कि हम लोग चाइना में गाड़ी बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे और हमको कंसेशन चाहिए, तो हमने इतना ही कहा कि आपको अगर कंसेशन चाहिए तो इंडिया में बनाओ और कंसेशन लो। चाइना में बनाकर इंडिया में ट्रेडिंग करना केवल गाड़ी लाके, उस पर नहीं मिल पाएगा। पायलट भी नहीं करने देंगे? नहीं, कौन बोलता है पायलट करने दो, इंटरेस्ट आ जाएगा तो सर। आज एक मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए वेटिंग लिस्ट है। BMW की इलेक्ट्रिक है, मर्सिडीज ने निर्णय किया, आज मर्सिडीज वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, मैंने उनकी लॉन्च की अभी इलेक्ट्रिक की गाड़ी। उन्होंने कहा इसके बाद इलेक्ट्रिक ही बनाएंगे। इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ रही, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ रहे हैं, 400 स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, और बजाज, TVS, हीरो का 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अक्सर अपनी सक्सेस का श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देते हैं, उनकी आप बहुत तारीफ करते हैं, पीछे बोला भी कि खेती का काम भी बिजनेस आपके साथ मिलकर संभाल रही है। आपने तो एक बार अपने पत्नी के पिताजी का घर भी तोड़वा दिया था, तो जब वो तोड़वाया था तो क्या उस रात घर में खाना मिला था या स्ट्रीट फूड खाना पड़ा? एक रामटेक करके तालुका प्लेस है,
वहाँ एक राधा करके अभी हमारे भारत सरकार में ही वो एसडीओ थी पहले। तो वो क्या हुआ कि गांव के अंदर से रोड था, मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, तो रोड बड़ा करना था, सबके घर जा रहे थे, तो मेरे ससुर का भी जा रहा था। तो उस समय कांग्रेस के एक एमएलए थे, उनको लगा कि गडकरी कैसे करेगा, वो विरोध कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे मेरे खिलाफ। तो उनको लगा कि इनके ससुर का घर जाके तो करेंगे। तो मैंने एक बार वो आई इरादा, तो मैंने कहा रोड बनाओ। बोले सर आपको पता है कि भाभी जी के पिताजी का बना, मतलब चुने की रेस पाड़ो, कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुसलमान जो भी होगा सब तोड़वा दो। उसने तोड़ डाले। फिर मेरे पत्नी ने कहा कि आप तोड़ने के पहले बताते तो हम ही तोड़ देते थे, आपने बताया तक नहीं। मतलब मेरे सर रह गया। आपके बारे में कहा जाता है कि आप फूडी हैं, आपको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। तो स्ट्रीट फूड कहाँ का ज़्यादा पसंद है, मुंबई या नागपुर? मुंबई का। गडकरी जी खुद को सोशल वर्कर मानते हैं, पॉलिटिशियन? सोशल वर्कर। आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, वाजपेयी जी या मोदी जी? दोनों भी अच्छे रहे हैं और दोनों ने ही देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। पर्सनल लाइफ से आप गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, कोई फेवरेट गाना? आनंद, सब गाने सुनता हूँ, गुलाम अली भी सुनता हूँ, जगजीत सिंह को भी सुनता हूँ। अभी कोई फेवरेट गाना? बहुत गाने, आशिकी के गाने सुन रहा था मैं। आपके हिसाब से एक सलाह जो आप राहुल गांधी जी को देना चाहेंगे? देखिए ना, वो मुझे सलाह मांग रहे और मांगे बिना सलाह देना अपने संस्कृति में नहीं है। कोई श्लोक या एक गोल्डन स्टेटमेंट जो आपको हमेशा बहुत प्रेरित करती है? मैं एक संघ में एक गीत सीखा था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मैं मन में यही स्मरण करता हूँ कि मैं समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, असहाय लोगों की सेवा कैसे करूँ। आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, बीजेपी के वर्कर या आरएसएस के वर्कर? आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। अगला प्रश्न, नितिन गडकरी जी का बीजेपी में बेस्ट फ्रेंड कौन है? सभी फ्रेंड है, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है। आखिरी प्रश्न, क्या आप अपने आप को, जनता जानना चाहती है, जरूरी है, मुझे पता है आप इसका उत्तर क्या देंगे, पर फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या आगे चल के फ्यूचर में आप अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखता। मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। एक हिंदी पिक्चर में गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मेरी औकात और हैसियत से मेरे पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिया है और मैं अपने इसमें खुश हूँ। और मैं अपने आपको, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं 80% समाजकारण, राजकारण नहीं करता। मैं बहुत सेवाओं के काम करता हूँ, गरीबों में काम करता हूँ। मैंने अभी हमारी जो वयश्री योजना थी उसमें 40 करोड़ रुपए का साहित्य 40,000 दिव्यांगों को बांटने का काम किया। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। मुझे एग्रीकल्चर साइंस के लिए 4 डिलीट मिली है। तो मैं गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनके लिए काम करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ और विशेष रूप से गाँव में काम करता हूँ। मैं करते रहता हूँ, मेरी क्षमता मर्यादित है, पर जितना मेरा घर परिवार में, कोई साधु नहीं, कोई सन्यासी नहीं हूँ, घर परिवार को संभाल कर देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए जितना कुछ कर सकता हूँ लाइफ में करना चाहिए। यही हमारा संस्कार है। मैं करने की कोशिश करते रहता हूँ। जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, नहीं कहा उसका भी भला। चलते रहो, करते रहो, यही बहुत से चलते रहो। सच ए लवली एक्सपीरियंस इट वाज, बस दिल से बोल रहा हूँ आपको। जैसे एक घर का बड़ा होता है ना, जो घर को जोड़ कर रखता है, सबको साथ लाता है, सबको पास लाता है, वैसे ही आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इस देश को घर के बड़े की तरह जोड़ा है। आपकी लीडरशिप में कई रास्तों को मंजिलें मिल गई। आशा करता हूँ कि भारत निर्माण का ये सफ़र और भी जल्दी अपने लक्ष्य तक और तेज़ प्रगति करे और पहुँचे। आपने सही मायने में भारत को बड़ा भारत बनाया। आपसे मिल करके ऐसा लगा नहीं कि एक पॉलिटिकल लीडर से मिला हूँ, इसीलिए बड़ी कन्विक्शन थी कि हम एक पॉलिटिकल लीडर से लेकिन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए मिल रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नितिन जी आपका शुक्रिया। और आप सबके लिए लिसन, कम ऑन, राइट आइडिया को राइट एग्जीक्यूशन तक कैसे लेके जाएं, अगर ये सीखना है तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ। अपनी लर्निंग शेयर करिए इस वीडियो से, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। अगले हफ्ते बड़ा भारत शो में आप किससे मिलने चाह रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी आपका विशेष धन्यवाद। नमस्कार।